नमस्कार। अगले 5 मिनट में मैं धीरू ठाकुर, सेक्रेटरी डीएलएसए सिरमौर नाहन, आप सबकी जिंदगी में एक ऐसे नॉलेज से बदलाव लाने जा रहा हूं जिसके ज्ञान के बाद आप एम्पावर्ड सिटीजन अपने आप को महसूस करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं। मनोहर, सुरेश, टेकन एलियास टेकराम, मेहताब, धामपुर, ये जजमेंट्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि इसके बाद भारत में अगर हम सेंसिटाइज हो जाते हैं तो कोई भी मार्जिनलाइज्ड या गरीब आदमी या वीकर सेक्शन अब असहाय महसूस नहीं करेगा। आप जो नॉर्मली क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया देखकर या बॉलीवुड की मूवीज़ देखकर इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जॉली एलएलबी की तरह दयनीय स्थिति को देखकर केवल सिंपैथी करते हैं, इस वीडियो के बाद आप डाटा को एक्सट्रापोलेट कर पाएंगे और सिंपैथी की जगह एम्पैथी जनरेट कर पाएंगे। जी हाँ, और इसीलिए मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, डीएलएसए के इस ऑथेंटिक वीडियो को, जो कि जुडिशरी का एक बहुत बेहतर प्रयास है सूरज के किरण की तरह हर जगह फैलने का और लोगों को फेक न्यूज़, प्रोपोगंडा या गलत नॉलेज या इल इन्फॉर्मेशन से बचाने का, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब के वीडियोस में या सोशल मीडियाज़ के वीडियो में या इवन हमारे जो टीवी के मीडिया के चैनल्स हैं उनके वीडियोस में जब भी कोई अच्छी चीज़ बताई जाती है आपको लगता है कि ये केवल किसी ऐसे बंदे से आ रहा है जो इतने लॉ पढ़ा है लेकिन लॉ को जिया नहीं है। और जब एक जुडिशियल ऑफिसर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रैंक से बतौर सेक्रेटरी आपसे ये बात शेयर करेगा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सपना था, तो तब आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा और जीवन में बदलाव आएगा, आप विश्वास कर सकते हैं। और मैं आपको गागर में सागर भरकर बहुत आसान बनाते हुए इन बातों को आपके आगे रख रहा हूं ताकि आप किसी भी स्टेक होल्डर के रूप में है, चाहे रिमांड लॉयर, चाहे एक नॉर्मल एडवोकेट, चाहे काउंसिल, चाहे डिफेंस काउंसिल, चाहे पैनल लॉयर, चाहे लर्नेड जुडिशियल ऑफिसर्स इन द कैपेसिटी ऑफ मजिस्ट्रेसी, या फिर आप हैं लॉ के स्टूडेंट्स, डकलिंग या हमारे पीएलवीज, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज चलान पेश होने के बाद कॉग्नियंस लेते समय, जी हाँ, कॉग्नियंस यानी मजिस्ट्रेट साहब जब पहली बार संज्ञान लेते हैं किसी ऑफेंस का, तो उनको एक ड्यूटी दे दी गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप रीजन दें कि आप मुआवजा देंगे या नहीं देंगे। अगर आप नहीं देंगे वो आपका डिस्क्रिशन है, मगर आपको रीजन देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर एक्सीडेंट का केस है सेक्शन 279, 337, 338, 304A, तो मजिस्ट्रेट साहब ये लिख सकते हैं कि इसमें मुआवजा देना या डीएलएसए को रिकमेंड करना ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एमएससीटी में यानी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में मैटर चला होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर आपको रिकमेंड करने की जरूरत नहीं। लर्नेड मजिस्ट्रेट्स केवल रिकमेंड करेंगे स्टेट को थ्रू डीएलएसए, क्योंकि जो पैसा फंड में आता है उसका कस्टोडियन जो है वो सेक्रेटरी है और वो ही रिलीज करेगा। जब भी कोई मजिस्ट्रेट साहब कॉग्नियंस लेते समय, संज्ञान लेते समय ये लिख देते हैं कि विक्टिम के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से, एक्यूज के फाइनेंशियल स्टेटस से ये लगता है कि विक्टिम को इमीडिएट फर्स्ट एड की या मेडिकल रिलीफ की या फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, तो फिर वो डीएलएसए को रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में 2019 का जो हिमाचल प्रदेश विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम है, फिर उसके तहत हम पैसा रिलीज करते हैं बतौर सेक्रेटरी, लेकिन हमारी भी ये पावर है कि हम एक समरी इंक्वायरी कर सकते हैं और ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये पैसा जो है वो सही पर्सन को मिल रहा है कि नहीं। इसके लिए यानी एसएचओ जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो ये जाने कि जब तक विक्टिम आइडेंटिफाइबल नहीं होगा, जो आधार कार्ड से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जब तक उसका चोट आइडेंटिफाइबल नहीं होगा, जो एमएलसी यानी मेडिको लीगल सर्टिफिकेट डॉक्टर के द्वारा बताया जा सकता है, सिंपल है, ग्रीवियस है, ब्लंट है, शार्प है, कितना सिवियरिटी है चोट का, क्योंकि कई बार देखने में धारा सेक्शन 323 लगता है, एनी बॉडीली पेन इज सिंपल हर्ट 323 इंडियन पिनल कोड, लेकिन एमएलसी यहाँ बहुत रेलेवेंट हो जाता है, जो चालान के साथ हमारे पुलिस वाले देते ही हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, और उसमें लिखा होता है कि 5 बार डंडे से मारा, हड्डी नहीं टूटी, लेकिन बहुत बुरी तरह से घायल पड़ा है। टेक्निकली वो 325 में कवर नहीं हुआ, जो एक एग्जॉस्टिव सेक्शन है, लेकिन चोट की गंभीरता देखते हुए उसको पैसा दिया जा सकता है। फाइनेंशियल रिलीफ या असिस्टेंस केवल पैसा नहीं होता, मेडिकल रिलीफ भी होता है। कोई एसिड अटैक है
या फिर कोई पोक्सो का या सेक्सुअल असॉल्ट का विक्टिम है, तो ऐसे केसेस में मेंटल हरासमेंट भी है और रिहेबिलिटेट करना जरूरी होता है, ना कि केवल आपको फर्स्ट एड देना। और रिहेबिलिटेशन बहुत वाइड और प्रोग्रेसिव टर्म है। विक्टिम्स जो हैं वो ठगा महसूस नहीं करेंगे तो उनके हॉस्टाइल होने के चांसेस भी कम होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे उनको विश्वास होता है, प्रोसिक्यूशन का वो पूरा सहयोग करते हैं, केसेस में कन्विक्शन रेट बढ़ता है और देश का इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मोटिवेटेड फील करेगा जब कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। नतीजा भारत का लॉ एंड ऑर्डर जो 10 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था तब पढ़ा था 62nd रैंक पे है, वो इंप्रूव हो जाएगा। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में आप देखेंगे क्राइम रेट अचानक कम होने लग गए और ये अचानक कम नहीं होंगे। जब हम इस वीडियो को वायरल करेंगे और भारत के किसी भी कोने पर, मान लो किन्नौर की एक गांव में एक लेडी को कोई मार के चले गया, उसने अंधेरे में देखा नहीं, तो उसको लगेगा कि अब मैं क्या करूं, तो आप नियरेस्ट पोस्टमैन के पास जाएं, डाकिये के पास जाएं, जी हाँ डाकिया, और उनको भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उनके पास नालसा का जो ऐप है, मोबाइल ऐप, वो उनके स्मार्टफोन में जो सरकार ने उनको दिया है वो डला हुआ है। वो आपसे निःशुल्क आपका नाम, आपका एज, आपका पूरा लिखकर और आपको हमारे को सीधे भेज देंगे। मैं इस नाहन में बैठता हूं और सिरमौर का कोई रिमोटेस्ट जैसे गांव ले लेते हैं बाकरस, उसका मैसेज मेरे को आ जाएगा। मैं तुरंत आपको कॉन्टैक्ट करूंगा, एसएचओ को डायरेक्शन दूंगा, एक सर्टिफिकेट लाएं कि क्या जस्टिफाइबल है इसमें कॉम्पेंसेट करना। एमएलसी मैं मंगाऊंगा, देखूंगा चोटें कितनी लगी हैं और आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, यानी विक्टिम जो है अमीर है, गरीब है, लाचार है, किसी पे आश्रित है या नहीं है, उसके हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। यानी कि एक मोबाइल के ऐप से हम आपके नेशनलाइज्ड अकाउंट, जो भी नेशनलाइज्ड बैंक में आपका अकाउंट है, उसमें देर एंड देन 5 से 10 हजार रुपया डाल सकते हैं। नालसा की 2018 के स्कीम के तहत और हिमाचल प्रदेश विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम 2019 के तहत। और 7 डेज के अंदर हम इसका 25% डिसबर्स कर देंगे। अगर माइनर है तो एफडीआर खोल देंगे, उसका ब्याज भी आपको मिलेगा। अगर माइनर विक्टिम है तो 50% ज्यादा उसमें मिलता है। ये सब डिटेल तो हम खैर बाद में जानेंगे। फिलहाल आप देखें कि जो 357 में मे वर्ड था, यानी मर्जी, जो पहले जजेस की यानी मजिस्ट्रेट्स की मर्जी पे था कि वो कॉम्पेंसेट दें या नहीं दें, लेकिन धामपुर मिल्स में मे को शेल पड़ा गया और इसको अंकुश शिवाजी गायकवाड़ ने 357 कैपिटल ए के संदर्भ में मे को शेल पड़ा और बोला जज की केवल पावर नहीं है, मजिस्ट्रेट की केवल पावर नहीं है, रादर ये ड्यूटी है। उसके बाद मेहताब की मध्य प्रदेश से जजमेंट आई। अंशुमन शिवाजी गायकवाड़ 2013 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी महाराष्ट्र से। मध्य प्रदेश से फिर जजमेंट आई मध्य प्रदेश वर्सेस मेहताब 2015 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि ये कहा गया कि अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि एक्यूज का भी फाइनेंशियल रिसोर्स अच्छा है तो उसको भी रिकमेंड करें, लेकिन अगर वो इनसफिशिएंट है विक्टिम के लिए तो स्टेट को भी रिकमेंड करें, दोनों सोर्सेस से पैसा लेकर, क्योंकि हम कम पैसा देकर विक्टिम को एडिंग इंसल्ट टू हर इंजरी नहीं कर सकते। हम उनका विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देश आजाद हो चुका है, हम 100 साल आजादी के मनाने जा रहे हैं, मतलब 25 साल बाद। तो इस 25 साल में हम चाहते हैं कि इंडिया जितना डेवलप हुआ है, हमारा भारत भी उतना डेवलप हो। ये कैज़म जो यूनिसेफ ने भी एक्नॉलेज किया है, ये कम हो। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब, लेकिन अब आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मैंडेट के आधार पर एटलीस्ट जो न्याय है वो ना गरीब देखेगा ना अमीर। और हम अपनी स्ट्रेंथ 17,700 के बावजूद अपने PLVs, अपने पैरालीगल वॉलेंटियर्स, अपने रिमांड लॉयर्स, अपने सेंसिटाइज्ड लीगल एड क्लिनिक में बैठे हुए लॉ स्टूडेंट्स, अपने सिविक सोसाइटी, अपने डाकिया यानी पोस्टमैन यानी कि रूरल डाक सेवक्स और उनके स्मार्टफोन के तहत आपके थ्रू पहुंचेंगे और आपको मुआवजा देंगे। आपका विश्वास बनेगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जब आपको चोट लगती है तो तुरंत फर्स्ट एड चाहिए होता है, तुरंत इलाज चाहिए होता है। आपको कोई पुलिस कोर्ट कचहरी नहीं जाना, आपको अस्पताल जाना है, तो पैसा कहां से लाएं? अगर तो सरकारी अस्पताल पैसे लगाकर मुफ्त का खर्चा कर रही है तो डेफिनेटली एसएचओ अपनी सर्टिफिकेट में लिखेंगे कि सर इसमें सरकारी इलाज ही मिला है, तो इसको फिलहाल किसी पैसे की जरूरत नहीं है। ये एसएचओ को लिखना है, एक सर्टिफिकेट देना है और लड़की का फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी देना है। बतौर सेक्रेटरी एक्यूज का फाइनेंशियल स्टेटस से उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन जो रेगुलर कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, लंदन ट्रायल कोर्ट्स को जरूर एक्यूज का फाइनेंशियल स्टेटस चाहिए, क्योंकि एक्सियोमेटिक है। मेहताब की जजमेंट में ये एक्सियोमेटिक है कि जब पोस्ट कन्विक्शन अगर कन्विक्शन होती है और मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि इसमें मुआवजा देना है तो वो एक्यूज से भी दिला सकते हैं, यानी कन्विक्ट से और स्टेट से भी। ये देखते हुए कि अगर सलमान खान है तो फिर वो पूरा का पूरा उन्हीं से दिलाया जा सकता है, लेकिन अगर वो मिडिल क्लास से हैं तो कुछ पैसा उनसे और कुछ डीएलएसए से। यहां पर हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी बन जाती है तहकीकात में वो विक्टिम और एक्यूज दोनों के स्टेटस का वेरीफाई करें। और ये अब मेहताब की जजमेंट के बाद ऑलमोस्ट मैंडेटरी है, लेकिन आर्टिकल 141
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद कि हमारी हर कही गई बात लॉ ऑफ द लैंड है, बहुत सारी कंफ्यूजन है हमारे वेरियस स्टेक होल्डर्स में। और इस डीएलएसए बतौर सेक्रेटरी मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यह है कि अब ये कंफ्यूजन ना रहे। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मजिस्ट्रेट साहब कॉग्नियंस लेते हैं तो सेक्शन 190 सीआरपीसी में कॉग्नियंस लेते हैं, तो मनोहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2014, जिसमें सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2014 को भी डिस्कस किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस जजमेंट को पूरे भारत के जुडिशियल अकेडमी, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे सर्कुलेट किया जाए, ताकि हमारे ऑनरेबल जो मजिस्ट्रेट्स हैं, जजेस हैं, उनको इंपोर्ट किया जाए ये नॉलेज, ये इंपार्ट किया जाए नॉलेज क्या कि अगर टेंजिबल मटेरियल है, विक्टिम आइडेंटिफाइबल है और इमीडिएट रिलीफ आपको लगता है देना है, तो आप डीएलएसए को रिकमेंड करें। चाहे एप्लीकेशन विक्टिम दे रही है या नहीं दे रही है, आप सुओ मोटू ऐसा कर सकते हैं। हाँ, आप पैसा रिलीज नहीं कर सकते, आप रिकमेंड कर सकते हैं। और यहां एक और बात, मनोहर वर्सेस स्टेट के आधार पर ही आपको हिमाचल का कॉम्पेंसेशन स्कीम और केरला का कॉम्पेंसेशन स्कीम सामने रखना है, कंपेयर करना है। अगर आपका केरला ज्यादा बेहतर है तो केरला प्रिवेल करेगा ऑल ओवर इंडिया, और अगर हिमाचल ज्यादा बेहतर है तो हिमाचल। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों, हिमाचल का स्टेट है, केरला क्यों फॉलो होगा? और रेप के केसेस में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वहां पर केरला की जगह गोवा फॉलो होगा, जिसके लिए जजमेंट है टेकन इलियास टेकराम वर्सेस ये मध्य प्रदेश 2016। क्योंकि ये देश एक है, जीएसटी एक है, एजुकेशन सिस्टम एक है, क्वासी फेडरल सिस्टम होने के बावजूद हमें यूनिफॉर्मिटी लानी है, जुडिशरी एक है। तो इसका मतलब कि जिसका रेप गोवा में होता है उसको तो 5 लाख आप दे दोगे, लेकिन जिसका हिमाचल में होता है आप 3 लाख। तो ये एनोमली जो है वो मतलब अच्छी नहीं है। उससे लड़कियां जो हैं वो अननेसेसरी, अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन से अननेसेसरी हरास होंगी। आर्टिकल 14 किसी भी आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन को स्ट्रक डाउन करता है, और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2015-2014 एंड टेकन इलियास टेकराम में रेप के केसेस में, जहां पर सेक्सुअल असॉल्ट के साथ कोई हैंडीकैप्टनेस, कोई और बीमारी, मतलब कोई और आपको हैंडीकैप्टनेस आ जाती है, तो वहां आपको रिहेबिलिटेट करने के लिए 2 लाख या 1 लाख जो है वो काफी नहीं होता। तो गोवा सबसे अच्छा दे रही थी, इसीलिए गोवा को फॉलो करने को कहा गया। मैं जाते जाते ये भी बता दूं कि 1993 में एक डोमेस्टिक विमेन फोरम का केस आया था, जिसके बाद एक कॉम्पेंसेशन फंड भी बना था। अगर उस फंड से या सीएम फंड से या स्टेट के किसी फंड से किसी को कुछ पैसा मिलता है तो वो उसका संज्ञान जो है सेक्रेटरी लेते हैं। वैसे डोमेस्टिक विमेन फोरम वाले 1993 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि वो इन एडिशन टू होगा। नालसा के स्कीम में भी ये लिखा गया है। एसिड अटैक में तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल मना नहीं कर सकती इलाज करने से, नहीं तो उसके लिए भारतीय दंड शाखा में दंडनीय अपराध है और डॉक्टर साहब को जेल भी जाना पड़ सकता है। और कोई, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, सरकारी हॉस्पिटल ने तो करना ही करना है। एसिड अटैक में और माइनर के केस में ये ज्यादा बढ़ जाता है, उसके लिए हमने अलग वीडियो बना रखे हैं कि शेड्यूल क्या क्या बोलता है, कॉम्पेंसेशन स्कीम क्या क्या बोलता है। आज तो मैंने केवल आपके साथ धामपुर, अंकुश गायकवाड़ और मेहताब की जजमेंट, मनोहर, सुरेश और टेकन की जजमेंट डिस्कस करनी थी। और इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे लंदन मजिस्ट्रेट इस वीडियो को देख रहे हैं, कॉग्नियंस लेते समय वो रीजन दें कि वो क्यों नहीं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, या तो वो रीजन दें कि वो क्यों नहीं कॉम्पेंसेशन दे रहे, जैसे एक्सीडेंट के केस में देने की जरूरत नहीं है, या फिर वो रीजन दें कि रिकमेंड करें डीएलएसए को कि उनको शेड्यूल के हिसाब से पैसा दिया जाए। एसएचओ भी अपने तहकीकात में ये लिखें या सेक्रेटरी को अलग से कॉरेस्पॉन्डेंस करें कि विक्टिम को जस्टिफाइबल है एंटरिम रिलीफ या फाइनेंशियल एड देना या मेडिकल एड देना। और विक्टिम का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेक्रेटरी के लिए वो जरूर भेजें, और चलान में वो एक्यूज का भी जरूर लिख दें, क्योंकि नहीं तो मेहताब की जजमेंट के हिसाब से एक्यूज के अगर अच्छे रिसोर्स का है, फाइनेंशियल रिसोर्स का है, तो मजिस्ट्रेट साहब रिकमेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये एक्सियोमेटिक हो जाता है। सीआरपीसी में ये चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन ये जो जजमेंट्स हैं इस वीडियो के तहत जो मैंने आपको समझाया, इसमें जरूर ये सारे आपके मैंडेटरी ड्यूटी हैं, ये मैंडेटरी हैं, कंटेम्पचुअस होगा अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। इसी के साथ मैं धीरू ठाकुर, सेक्रेटरी डीएलएसए, आप सब स्टेक होल्डर से इस उम्मीद के साथ कि विक्टिम विल नो मोर बी वेनिसिंग पॉइंट ऑफ अवर ज्यूरिस्प्रूडेंस, शी विल नो मोर बी एट रिसीविंग पॉइंट। नालसा जो है वो विमेन स्पेसिफिक है, सेक्सुअल असॉल्ट से डील करता है, इसलिए वो प्रिवेल करेगा। अगर हिमाचल प्रदेश का कॉम्पेंसेशन स्कीम 2019 उसके कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो, लेकिन कॉम्पेंसेशन स्कीम जो हिमाचल का है वो जेंडर न्यूट्रल है, वो मर्द औरत दोनों के लिए है, और उसीलिए बाकी जगह वो प्रिवेल करता है। लेकिन केरला से बेहतर नहीं है तो केरला प्रिवेल करेगा। रेप में प्लस हैंडीकैप्टनेस अगर हो जाए तो उसमें गोवा प्रिवेल करेगा। जय हिंद, जय हिमाचल।